नमस्कार दोस्तों। Citizenship. The idea of citizenship carries immense importance in modern democratic societies. Why? Because when any modern democratic society recognizes an individual as their citizen, that individual becomes entitled to enjoy specific rights and privileges granted by that state, and hence this idea of citizenship becomes immense important. So in this video, we are going to discuss the concept of citizenship and also the constitutional provisions of Indian citizenship. So let's begin. So the idea of citizenship was first given by a Greek political philosopher Aristotle in his book Politics. So this was at the ancient time. Now in modern age, the modern idea of citizenship was emerged during the Enlightenment period in Europe. It was around 17th and 18th century. So now understand the idea, the conceptual understanding of citizenship. So we take an example. Suppose सपोज कोई इंडिविजुअल जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बनता है, तो जब वो एम्प्लॉय बना तो इस इंडिविजुअल और इस ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ टर्म एंड कंडीशंस थी जिनसे ये इंडिविजुअल भी एग्री होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली हम देखा है तो रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस होती हैं। क्या? when this individual agreed to be a to agree this term and condition, that means this ये जो इंडिविजुअल है ये क्या करेगा? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो मतलब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो इसकी ऑब्लिगेशन है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। ठीक है, भाई बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ जो भी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है वो जो भी रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर काम करेगा ना। ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स दैट इंडिविजुअल, टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉय, टू उन्हें राइट्स देंगे जैसे सैलरी ऑन टाइम, ठीक है, प्लस अदर पर्क्स वगैरह देंगे। दूसरा दूसरा इस एग्रीमेंट में जो भी है, इन दोनों के बीच जो भी एग्रीमेंट में टर्म एंड कंडीशन है, केवल वही टर्म एंड कंडीशन इस पे अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसमें ओवर ड्यूटी का कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, तो this employee has a right to deny if organization try to impose extra duty that is beyond the timing of his duty in this organization। ठीक है, तो वो उसके लिए डिनाई कर सकता है। तो इस तरह से इन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया इस इंडिविजुअल को एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंडिविजुअल को इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज किया एज एम्प्लॉय। और इसी एम्प्लॉय को बोलते जब इसने इसको एम्प्लॉय, इसी एम्प्लॉय के टाइटल को बोलते हैं लीगल स्टेटस। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंडिविजुअल को लीगल स्टेटस दिया, दैट इज एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटी। तो ये जो रिलेशन है सिटीजन और स्टेट का, ये बेसिकली जो 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 पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे एट द टाइम इन यूरोप ड्यूरिंग द एज ऑफ रेनेसां एंड एज ऑफ एनलाइटनमेंट, इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरीज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में इन्होंने बताया कि कैसे जो आइडिया ऑफ स्टेट और आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंटेलेक्चुअल philosophers लाइक जॉन लॉक या रूसो की हम बात कर लें, तो इन्होंने these philosophers ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। इन्होंने अपने आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया, इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी इमेजिन की जिसको उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर बोला। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं था। सोसाइटी थी, सोसाइटी में मेंबर रह रहे थे और स्टेट नहीं थी। इसका मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से सोसाइटी में नहीं थे।
हर किसी इंडिविजुअल के अपने रूल्स थे, जो वो सही समझता उसके लिए वो रूल बन जाता। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हुआ और कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा होने लगा आपस में। जो पावरफुल था वो जो वीकर वीकर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थे उनको डोमिनेट करने लगा, उनकी प्रॉपर्टीज स्नैच करने लगा। ठीक है। इट ऑल्सो थ्रेटन टू देयर लाइफ एंड लिबर्टी। तो इस और जो पावरफुल था उसको भी ये फियर फियर था कि हो सकता है सोसाइटी में उससे भी कोई ज्यादा पावरफुल हो। तो जो ट्रीटमेंट यह इन वीकर लोगों के साथ कर रहा है, सेम ट्रीटमेंट मे बी ही गेट फ्रॉम दैट पावरफुल पर्सन। सो एक सभी सभी लोगों के अंदर फियर था। तो इस फियर को एलिमिनेट करने के लिए सभी लोग एक साथ आए, इन्होंने डिस्कशन किया और कहा कि एक ऐसी एंटिटी का हमें, एक ऐसे सिस्टम को हमें डिजाइन करना चाहिए जो हमें इंश्योर करे, जो हमारे राइट्स को, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, उनकी गारंटी उनकी गारंटी इंश्योर करे। तो इस तरह से इन्होंने एक एंटिटी को स्टेब्लिश किया जिसको स्टेट बोला। यहीं से स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इमर्ज होता है। अब क्या हो रहा था कि these are the member of society, now state came into existence। नाउ इन मेंबर्स स्टेट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये मेंबर्स, इन मेंबर्स ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। ठीक है। कि किस तरह से हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। और हम क्या ऑब्लिगेशन कैरी करेंगे। तो इन्होंने सारे रूल्स बनाए और उन रूल्स को इन्होंने स्टेट को दे दिया। स्टेट से स्टेट को इन्होंने अपनी कंसेंट स्टेट को दी कि नाउ यू हैव अथॉरिटी टू रूल अस बाय यूजिंग दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो भी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उसके बेसिस पर इन्होंने इस स्टेट को अथॉरिटी दे दी कि वो इनको एडमिनिस्टर करे और गवर्न करे। चलिए, लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ दिस दीज पीपल डिमांड्स, और इन लोगों ने कहा कि स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो बड़ी फंडामेंटल चीज है, उनको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है। तो इसके लिए स्टेट ने क्या किया, इन्हें राइट्स दे दिए बेसिकली। ठीक है। राइट्स जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसे बुनियादी अधिकार दे दिए कि आपको इन राइट्स से कोई भी डिप्राइव नहीं करेगा, इवन की स्टेट भी डिप्राइव नहीं कर सकती। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में और क्या था कि स्टेट ने कहा कि यू, आई गिव यू दिस प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्ट योर राइट, आई गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स, बट दीज पीपल हैज टू परफॉर्म वर्क फॉर द स्टेट। मतलब ये एक तरह के जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थे, इस मेंबर सोसाइटी के मेंबर्स, उनके पास उनके ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि उन्हें स्टेट के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। टैक्स पे करना पड़ेगा। उन्हें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्टेट के, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। स्टेट के गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी थे, इनके पास ये ऑब्लिगेशन थी कि वो ये सारी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगा स्टेट के लिए। स्टेट की ऑब्लिगेशन क्या थी कि स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन इमर्ज हुई इन दोनों के बीच। ठीक है। तो when these people and state agree in all these term and conditions, तो बेसिकली इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक है। इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया इन मेंबर्स को एज देयर सिटीजन। स्टेट रिकॉग्नाइज स्टेट रिकॉग्नाइज these members एज सिटीजन। ठीक है। सिटीजन हाउ, बाय गिविंग देम अ लीगल स्टेटस। क्या लीगल स्टेटस दिया था स्टेट ने इन मेंबर्स को, दिस लीगल स्टेटस इज कॉल्ड सिटीजनशिप। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो जो सिटीजन्स थे और स्टेट थे, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप था वो इमर्ज हुआ। इस सिटीजनशिप को डिफाइन करते हुए रूसो ने कहा कि सिटीजनशिप इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ सोसाइटी
and the state which is based on the reciprocal obligations. तो यहीं से जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है वो ड्राइव होता है. So this is what basic or conceptual understanding of relationship between center and state and the emergence of idea of citizenship. Now understand the Indian citizenship and its constitutional provisions. Now we understand the citizenship of India and its various constitutional provisions. So, like any other modern state, India is also a modern state. So, any modern state is consist of people. कोई भी स्टेट जो है लोगों से मिलकर बनी होती है. This the term people actually denotes the entire population of that state, whether they are citizens or non-citizens, whosoever residing in a particular territory of a state. Whosoever residing in a particular territory of a state, these all people, all members are called the people of that state. Now, इन people को now now इस स्टेट के people को दो तरह से डिवाइड कैटेगराइज किया. एक सिटीजन्स, ठीक है, एक सिटीजन्स के कैटेगरी में, एक एलियंस के कैटेगरी में. तो इंडिया में दो तरह के लोग हैं, एक सिटीजन्स और एक एलियन. सिटीजन्स कौन होते हैं? तो सिटीजन्स वो लोग होते हैं who are the full and equal member of a particular community of or the state. ठीक है. Now these citizens also owe allegiance to India. Means ये लोग तो फुल एंड इक्वल मेंबर हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, इस सिटीजन और स्टेट के रिलेशन में पढ़ा कि सिटीजन्स जो है वो सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स और सोशल इकोनॉमिक राइट्स के वो एंजॉय करने के लिए एंटाइटल्ड है. ठीक है. तो फुल का मतलब यही हुआ कि जो भी राइट्स होंगे, ठीक है, जो भी राइट्स हैं एक स्टेट में, उन सभी राइट्स को एंजॉय करने के लिए सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड. नाउ इक्वल मींस whosoever become a citizen of that state, these all citizens are entitled to enjoy this same political, civil, and socio-economic rights. This means that is the means of equal. Now they also need to owe allegiance to India. तब जो सिटीजन्स होते हैं उनकी ऑब्लिगेशंस होती है कि वो अपनी निष्ठा, अपने ओबीडियंस, दे मस्ट हैव ओबीडियंस टुवर्ड्स देयर ऑन स्टेट. ठीक है. तो इस तरह से सिटीजन्स हैं वो सारे पॉलिटिकल सिविल राइट्स को एंजॉय करते हैं. नाउ एलियंस क्या होते हैं? एलियंस को हम नॉन सिटीजन्स भी कह सकते हैं और हम उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स भी कह सकते हैं. जैसे हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर आके रह रहा है और स्टडी के लिए, स्टडी पर्पज के लिए, या कोई बिजनेस रन कर रहा है, बट ही इज अ टेम्पररी मेंबर इन अ कंट्री. ठीक है. तो उनको हम एलियंस बोलते हैं. अब एलियंस को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस. फ्रेंडली एलियंस वो एलियंस वो लोग होते हैं जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं और इनकी जो सिटीजनशिप है किसी दूसरी कंट्री से है. तो ऐसी कंट्री के सिटीजन्स जिनके साथ हमारे ऐसी कंट्री के सिटीजन ऐसी कंट्री के सिटीजन जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री के अच्छे और फ्रेंडली रिलेशन हैं, जैसे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन फ्रेंडली रिलेशन है, इंडिया और रशिया के फ्रेंडली रिलेशन फ्रेंडली रिलेशन. तो अगर उनके कोई सिटीजन इंडिया में आके रह रहा है तो उनको हम फ्रेंडली सिटीजन्स कहते हैं. जैसे अमेरिकन हो गए, रशियन हो गए, जापानीज हो गए, इस तरह से. नाउ एनिमी एलियंस कौन कौन होते हैं? एनिमी एलियंस एक्चुअली वो लोग होते हैं जो ऐसी कंट्री के मेंबर हैं जिनके साथ हमारा देश युद्ध पे है, एट वॉर, एट वॉर. ठीक है. तो ऐसी कंट्री के सिटीजन अगर हमारे कंट्री में एज अ रेसिडेंट रह रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एज एनिमी एलियन. तो फॉर एग्जांपल जब 1998 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तो जो पाकिस्तानी लोग इंडिया में एज अ रेसिडेंट रह रहे थे, अब दे वर कॉल्ड एज एनिमी एलियंस. ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंस था. नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन टर्म्स का यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल. एक तो पीपल, तो जैसे आर्टिकल 14 और 18 में पीपल टर्म्स का यूज किया गया है. सिटीजन्स, सिटीजन्स तो हर राइट्स, जितने भी राइट्स दिए गए हैं उन सब में सिटीजन्स का यूज किया गया था. देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक राइट, जैसे आर्टिकल 19, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स की ही बात की गई है.
ऐसे ही माइनॉरिटीज को, तो इनकी बात जो है माइनॉरिटीज को लेकर बात की गई ये आर्टिकल 29 और 30। दीज आर द बेसिकली थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल विद विच आर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट। ठीक है ना। अगर हम देखें तो ना हमें समझना होगा कि एलियंस और सिटीजन्स में क्या डिफरेंस है। तो एक जो मेजर क्राइटेरिया डिफरेंस का है वो राइट्स का है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का। तो सिटीजन्स वो होते हैं, वो वो एज सिटीजन्स वो लोग होते हैं जो इंटायर राइट, जितने भी पॉलिटिकल सिविक सोशल इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, वो दिस citizens are entitled to enjoy all these rights in a state. ठीक। now friendly aliens actually enjoy less rights than the citizens। ठीक है। इन फ्रेंडली एलियंस को काफी सारे राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते बाय द स्टेट के द्वारा। और एनिमी एलियंस वो लोग होते हैं जिनको फ्रेंडली एलियन से भी कम राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के हमारी कंट्री के द्वारा। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड। तो कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन्स के पास स्पेसिफिकली हैं और जो एलियंस के पास नहीं है। तो ऐसे राइट्स लाइक आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो ये पांच फंडामेंटल राइट्स विच आर नॉट गिवन टू एनी एलियंस वेदर इज अ फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस, दे आर एक्सक्लूसिवली गिवन टू इंडियन सिटीजन्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। तो हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात है, अनलाइक द ड्यूल सिटीजनशिप व्हिच इज प्रेवेल इन यूएसए। तो वहाँ पे क्या होता है, यूनियन की अलग सिटीजनशिप होती है और जो स्टेट्स हैं यानी जो यूनियन यूनिट्स हैं उस यूनियन की, उनकी सिटीजनशिप अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है, यानी दैट इज सिटीजनशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज यूनियन यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। एक ही सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजन का ही कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2। ठीक है। अंडर पार्ट 2। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेकर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, तो उन प्रोविजंस को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से 11 तक डील करता है। नाउ और इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन itself does not contain any permanent and any elaborative provisions with regard to the citizenship। मतलब तो जो ये आर्टिकल्स थे ये क्या है, इनको आगे हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में किस नेचर के सिटीजनशिप की बात की गई है। ठीक है। तो कोई परमानेंट या इलेबोरेटेड प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में मेंटेन करके नहीं रखता है। ठीक है। तो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन्स हु बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। तो नाउ अब आपको समझ में आएगा कि जो कोई भी परमानेंट और इलेबोरेटेड प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसका रीजन ये है कि इसका रीजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पार्लियामेंट यानी संसद और जो संसद है हमारे भारत की, उसको एम्पावर करता है कि सिटीजनशिप और उससे कोई रिलेटेड कोई मैटर है उसके लिए जो इलेबोरेटिव प्रोविजंस जो बनाने होंगे, वो पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट ही डिटेल प्रोविजंस रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द सिटीजनशिप बनाएगी। ठीक है। ना इस पॉइंट को हम अभी समझेंगे कि कोई परमानेंट प्रोविजन और इलेबोरेटिव प्रोविजंस नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो 5 से 11 तक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। बट इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी जो होगी हमारी 5 से 8 तक जो भी आर्टिकल्स हैं, दूसरी कैटेगरी है 9 से 11 तक। ठीक है। ये जो 5 से 8 तक जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक्चुअली डील्स विद फोर कैटेगरीज ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ फोर कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। तो एट इट कमेंसमेंट का मतलब क्या था, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है 26 जनवरी 1950। तो इस जो द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पूरे टर्म का मतलब है कि 26 जनवरी 1950, ये इस डेट को इंडिकेट करता है। ना हम समझते हैं कि इन आर्टिकल के अंदर किस तरह के लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है।
तो आर्टिकल 5 क्या बात करता है? आर्टिकल 5 कंडीशन क्या है इसकी? कि वो पर्सन इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी इंडिया की टेरिटरी में रह रहा हो, ठीक है, विद द इंटेंशन टू लिव इन दिस टेरिटरी परमानेंटली, तो उसको भारत का मूल निवासी बोल जाएंगे। प्लस इसके साथ इन तीन कंडीशंस में से एक कंडीशन उसे और फुलफिल करनी पड़ेगी। या तो व्यक्ति खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या उस पर्सन के कोई भी पेरेंट्स इंडिया में, या फादर या मदर इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर वो पर्सन इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहा हो फॉर 5 years इमीजिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950, यानी इस डेट से इमीजिएट इमीजिएट 5 year पहले से, यानी हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1945 से इस डेट के बीच 5 साल से रह रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। तो यानी एक डोमिसाइल वाली कंडीशन है, और एक कंडीशन वो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी अ डोमिसाइल। तो बेसिकली ये प्रोविजन था, इसका जो मेन पर्पस था बनाने का वो ये था कि इंडिया में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बन रहा था, तो काफी सारे ऐसे भी लोग थे जो इंडियंस नहीं थे, दे आर फॉरेनर्स लाइक एनी हु केम इन इंडिया इन 1891, एनी ठीक है। एंड ही जो इनोवेशन थे उन्होंने थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में कंट्रीब्यूट किया परमानेंट, और इंडिया में रहने लगे। तो अब ऐसे व्यक्तियों को भी तो सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये आर्टिकल बेसिकली ऐसे लोगों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। और भी काफी सारे जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया में अगर रहना चाह रहे हैं एज अ सिटीजन परमानेंटली, तो उनके लिए भी ये था ना। ना हम समझते हैं ना आर्टिकल 6। Article 6 is talk about those person who migrated to India from Pakistan, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान में रह रहे थे लेकिन इंडिया में माइग्रेट, उन्होंने बाद में इंडिया में माइग्रेट किया, ठीक है, इंडिया में आके रहने लगे। तो इनके लिए कंडीशन क्या है? इनके लिए दो कंडीशन है। दैट पर्सन इज तो बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, या तो व्यक्ति खुद अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जब डिवीजन इंडिया पाकिस्तान का नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में या तो व्यक्ति खुद बॉर्न हुआ हो, या उसके कोई भी पेरेंट्स में से एक या दोनों, या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, जो बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में। तो इनमें से एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। प्लस वो व्यक्ति इंडिया में माइग्रेट, उस व्यक्ति ने इंडिया में माइग्रेट किया हो कब? 19 जुलाई और 1948 से अगर उसने पहले माइग्रेट किया है और इनमें से एक कंडीशन मीट कर रहा है, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। नाउ अब ऐसा व्यक्ति जिसने इस डेट के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में माइग्रेट किया है, तो उससे सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? कि जब उसने इस डेट के बाद जब भी उसने माइग्रेट किया है इंडिया में, तब से तब से उसे 6 महीने तक पहले इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना पड़ेगा। जब उसके 6 महीने पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आता है कि ये सारी डेट क्या है? तो 19 जुलाई 48 की डेट क्या है? इस दिन परमिट सिस्टम लागू किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के द्वारा। एक्चुअली कंडीशन उस टाइम पे क्या हुआ था, 1947 में जब पार्टीशन का अनाउंसमेंट होता है, तो पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड इंडिया टू पाकिस्तान। तो इस तरह से लाखों लोगों का जो मूवमेंट था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हुआ। लगभग बता एस्टिमेट्स बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट कर चुके थे लगभग 1 साल के अंदर। तो अब इन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटी है कैसे प्रोवाइड किए जाए, जबकि लगातार और लोग आते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस पार्टीशन में काफी सारे कम्युनल राइट्स, कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा हुए थे। तो और उस टाइम पे हमारी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज थे, लाइक चाहे वो आर्मी हो या पुलिस हो या अदर रिसोर्सेज थे,
तो वो रिसोर्सेस भी बहुत ज्यादा कम थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक परमानेंट सिस्टम को अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा, जो अभी के लिए जो मूवमेंट है लोगों का वो रुक जाएगा, और जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उनके रिहेबिलिटेशन में हम ज्यादा अच्छे से ध्यान दे लेंगे, ठीक है। तो 19 जुलाई 48 ये परमिट सिस्टम अलाउ होता है। अब इस परमिट सिस्टम का क्या था कि और कोई व्यक्ति इस डेट के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद या तो इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहता हो या पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहता हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहा हो तो उसे इंडियन अथॉरिटी से एक एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना पड़ेगा कि भाई वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहा है। सिमिलरली जब वो पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में आ रहा है, तो उसे पाकिस्तान की अथॉरिटी से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा है, और जब वो इंडिया आएगा तो इंडियन अथॉरिटी उसे एक सर्टिफिकेट देगी या एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी, हाँ तुम इंडिया में इस डेट के बाद आए हो। और फिर उसके बाद आपको ये जो कंडीशंस मीट हो जाएंगी और आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 6 इस तरह के लोगों की बात करता है, हालांकि अब इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। नाउ आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 talks about those person who migrated to Pakistan from India but later returned to India for resettlement। मतलब ऐसे लोग जो इस 1 मार्च 1947 से पहले इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, ठीक है, और इंडिया नहीं आए, तो दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। बट ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट माइग्रेट किए हुए, लेकिन बाद में वो वापस इंडिया आए हों फॉर परमानेंट रिसेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो जो लोग इस डेट के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए और बाद में इंडिया वापस आए फॉर परमानेंट रिसेटलमेंट के लिए, तो ये आर्टिकल ऐसे लोगों की सिटीजनशिप को लेकर डील करता है। और इसमें कंडीशन क्या है कि ऐसे लोग जो स्टेट के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए और बाद में इंडिया वापस लौट के आए, तो जिस डेट में वो इंडिया में वापस लौट के आए उस डेट से अगले 6 महीने तक उन्हें पहले इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना पड़ेगा। उस 6 महीने का कंप्लीशन होने के बाद दे कैन अप्लाई 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 फॉर सिटीजनशिप, ठीक है, तो उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 7, अब एक क्वेश्चन आता है कि तो क्या 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी जाएगा और वापस आ जाएगा तो इस आर्टिकल के 7 पे बेसिस पे उसे मेंबरशिप दी जाएगी? नहीं, ये इसमें ड्यूरेशन है 1 मार्च 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी इस डेट के बीच, इन दोनों डेटों के बीच जो व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया हो और बाद में फिर इंडिया वापस आ गया हो फॉर रिसेटलमेंट के लिए, ये उन पर्सन्स पर अप्लाई होता है। Now Article 8 talks about the persons of Indian origin. Indian origin. When I say Indian origin, it means person himself born in undivided India or either of his parents born in undivided India. Okay? So persons of Indian origin who were residing outside India as a ordinary resident। ध्यान रहे, जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे थे और वो इंडियन ऑरिजिन के थे और उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप नहीं ली, तो बट एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहे हो, तो ऐसे लोग जो आउटसाइड इंडिया रह रहे थे, ठीक है, बट दे आर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, दे कैन दे कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 8 इफ दे मीट दीज टू कंडीशंस। क्या कंडीशंस थी कि फर्स्ट कंडीशन बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब इसमें या तो वो व्यक्ति खुद इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या उसका कोई भी पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या उसका कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट करती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को जो इंडियन सिटीजनशिप सीख कर रहा है अंडर दिस आर्टिकल, उस व्यक्ति को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर किया हो बाई डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन कंट्री ऑफ हिज रेसिडेंट, मतलब जिस कंट्री में वो रह रहा था एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें कि
इसमें ये कंडीशन नहीं है कि उसको 26 जनवरी 1950 से पहले ही करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि उसे 26 जनवरी 1950 के बाद रजिस्टर किया गया हो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय दिस अथॉरिटी के द्वारा। ठीक। तो अगर ये दोनों कंडीशन वो मीट करता है तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट एन इंडियन सिटीजन अंडर आर्टिकल 8। तो ये बेसिकली आर्टिकल किसको डील कर रहा है, जो ओवरसीज इंडियंस हैं। ठीक है, जो ओवरसीज इंडियंस है। अब ओवरसीज इंडियंस, तो हमने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे काफी इंडियंस जो विदेशों में रह के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसे लोगों को सिटीजन्स देने के लिए आर्टिकल 8 बात करता है। अब इस तरह से हमने देखा कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ये चार आर्टिकल टॉक्स अबाउट citizenship of those people who become a citizen at the commencement of the constitution। मतलब 26 जनवरी 1950 तक भारत के सिटीजन बन गए हो ना। उनका क्या, जो 26 जनवरी 1950 के बाद इंडियन सिटीजनशिप बनेंगे, तो उनके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील करता है। फिलहाल हम आर्टिकल 9 और 11 को देखते हैं। 9 to 9, 10 और 11 को बात करते हैं। तो 9 में क्या बात है, Article 9 talks about that it deals with loss of citizenship. It deals with loss of citizenship in terms of when citizen of India voluntarily acquired citizenship of any foreign state। मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो विदेश में गया और उसने वहां पे रहा और उनकी नागरिकता ले ली। तो जिस दिन उसने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ली, उसी दिन से उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट, या ही लॉस इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ऑन द सेम डे। तो ये आर्टिकल 9 इसकी बात करता है ना। आर्टिकल 10 क्या बात करता है, आर्टिकल 10 टॉक्स अबाउट दैट इंडियन सिटीजन्स आर सब्जेक्ट्स टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इसमें क्या है कि कोई भी जो इंडियन सिटीजन्स है उस ही कंटिन्यू विद इंडियन सिटीजन, द इंडियन सिटीजन्स कंटिन्यू विद इंडियन सिटीजनशिप until and unless he disobey the law of the parliament। अगर जब तक कोई इंडियन सिटीजन है और वो जो भी पार्लियामेंट लॉ बना रही है, ठीक है, उसका प्रॉपर ओवे, उसको फॉलो उसको वो ओवे कर रहा है, ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशन है उसको ओवे कर रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप, उसको इंडियन सिटीजनशिप से कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता। ही कंटिन्यू टू बी इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 10 ये बात करता है। Now, Article 11 talks about that, as I mentioned, Indian Constitution itself does not contain any permanent or elaborated provision related to the Indian citizenship। ठीक है। So now we talk about actually जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट एम्पावर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers parliament to enact laws relating to the citizenship and matters related to the citizenship। Now, by using this power, Indian Parliament has enacted Citizenship Act 1955। ठीक है, Citizenship Act 1955, and in this act, elaborated provisions are given। तो पार्लियामेंट के पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए सिटीजनशिप से रिलेटेड, कि कैसे कोई सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, कैसे उसकी जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसी पावर का यूज करते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। तो अगले वीडियो में बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।